अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी सुनानी है मुझे, जो कि स्टोरी का टाइटल है वो द कोरी है। कोरी बेसिकली उस जगह को कहते हैं जहाँ पे पहाड़ को तोड़ के बजरी बनाई जाती है, पहाड़ों को बजरी में कन्वर्ट किया जाता है, उस जगह को कहा जाता है कोरी। तो चलते हैं, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है वेस्ट टेक्सास का एक हाईवे है, जहाँ पे एक बंदा जो दिखने में काफ़ी रिलीजियस क्रिश्चियन लग रहा है, वो अपनी कार ड्राइव कर रहा है, और कार ड्राइव करते हुए उसको नज़र आती है एक बॉडी पड़ी हुई। ठीक है, तो वो अपनी गाड़ी रोकता है और उस बॉडी को जाके देखता है, तो जो बंदा होता है वो जिंदा होता है लेकिन बेहोश हुआ हुआ होता है। तो वो उसको उठाता है और अपनी गाड़ी में डाल देता है, और जो बेहोशी की वजह नज़र आ रही होती है वो डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन नज़र आ रही होती है, कि बंदा काफ़ी थका हुआ, भूखा और प्यासा लग रहा होता है। तो गाड़ी चला के लेके जाता है और उसको एहसास होता है कि ये थका हुआ भूखा प्यासा है, तो सबसे पहले उसको वो रेस्टोरेंट में लेके जाता है। रेस्टोरेंट में जैसे ही उसको पानी पेश किया जाता है, भाई उस बंदे को पानी जो है बहुत जल्दी जल्दी पीता है और पूरा जग पी जाता है, और लग इस तरह रहा होता है कि वो सदियों का प्यासा है। इसी तरह जब उसके पास खाना आता है तो बड़ी तेज़ी से जो है वो खाने को भी इसी तरह खाता है जैसे सदियों का भूखा हो। और जब वो उसको देखता है कि वो इस तरीके से खा रहे, तो साथ में अपना खाना भी उसके आगे रख देता है, और वो भी उसको पेश कर देता है कि तुम ये भी खा लो, और वो सामने वाला बंदा वो भी खा लेता है। उसके बाद वो उसको गाड़ी में लेके आता है, वाइन पेश करता है, लेकिन वो वाइन नहीं पीता। और जो है रास्ते में वो चलते चलते एक जगह आती है, और जगह वही होती है कि जो मैंने आपको पहले ही बताया, कोरी। कोरी बेसिकली वही जगह जहाँ पे पहाड़ के ज़रिए आप बजरी बना रहे होते हैं, वहाँ पे लाके वो गाड़ी को रोकता है और कहता है कि मैं जो है काफ़ी देर से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और उस दौरान वो उससे को बताता है कि मैं खुद जो है ओहायो से हूँ और मेरा नाम डेविड मार्टिन है। अपना एक इंट्रोडक्शन कराता है, और जो है तो उस पे जो दूसरा बंदा होता है जिसको उसने बचाया होता है, वो उससे पूछता है तुम किस तरफ जा रहे हो। तो वो बताता है कि एक छोटा सा टाउन है टेक्सास में, बेवल के नाम से, जहाँ पे कुछ मैक्सिकन लोग आबाद हैं, वहाँ मैं जा रहा हूँ। और साथ में ये भी बता देता है कि वो पादरी है और वहाँ के वो चर्च में हो जाएगा। तो अपना वो पूरा इंट्रोडक्शन उसको दे देता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो और कहाँ जा रहे हो। तो उसको बस बताता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ। फिर वो उससे पूछता है लेकिन तुम हो कौन। तो वो बोलता है तुम सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हो, और तुम बस मुझे जहाँ तक जा रहे हो वहाँ पे मुझे छोड़ देना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। लेकिन वो बजिद हो जाता है कि तुम बताओ कौन हो, क्योंकि मैंने थोड़े से जो पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस के हेलीकॉप्टर भी देखे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। जब ये बंदा ये बात सुनता है तो थोड़ा सा वो अब सवालों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और उससे थोड़ा दूर जाने लगता है। उसको समझ में आ रहा होता है कि अब ये कहीं मेन बात ना पूछ ले। तो वो प्रीस्ट बार बार उसको ये बताता रहे कि तुम मुझे बता दो, और जो कन्फेस करना होता है तो उसका फ़ायदा, और मैं ख़ुद भी प्रीस्ट हूँ, तो कन्फेस करने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा जो है रिलैक्स हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसका दिल का बोझ ख़त्म हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो खैर वो उसको बताता रहता है। वो बोलता है चलो पहले मैं कन्फेस कर लेता हूँ। मैं ओहायो में जहाँ रहता था वहाँ मुझे एक औरत पसंद थी, और वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन जो है वो शादीशुदा थी। इसलिए जो, और मैं एक रिलीजियस आदमी था, प्रीस्ट था, तो मैं अपना पास सारा छोड़ के एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो एक छोटा सा टाउन है बेवल का, वहाँ पे। अब तुम बताओ, तुम्हारी बारी। और उसको जो है वो वाइन जो है पेश करता है। वो थोड़ा सा वाइन का सिप लेता है, और वो जो है फिर भी उसको नहीं बताता। तो वो उसको यही बोलता है कि तुम कन्फेस कर लो, और वैसे भी अगर जो है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं जाके जहाँ पे हम उतरेंगे बेवल पे, वहाँ जाके मुझे तुम्हारा सारा बताना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तो तुम्हें बताना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि तुम जो है मुझे कन्फेस कर लो कि असल में तुम कौन हो। तो उस पर वो उसको धक्का दे देता है कि दूर हो जाओ। वो गिरता है, फिर उठता है। वो फिर वो उसको बार बार यही बोलता है कि भाई देखो, तुम्हें कन्फेस तो करना पड़ेगा। और साथ में वो जो रिलीजियस वो होता है वो भी उसको दे रहा होता है कि भाई देखो, तुम्हारा जो दिल का बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा, और साथ में अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पुलिस को बता दूँ। तो इस पे जब वो जो है वो कहता है कि मैं पुलिस को खुद बता दूंगा, तो इस पे वो थोड़ा तैश में आ जाता है, और उठा के उसके सर पे जो वाइन उसने दी होती है बेचारे प्रीस्ट ने, डेविड मार्टिन ने, उसको पीने के लिए, उसी की बोतल से उसके सर पे वार कर देता है। जब सर पे वार करता है तो शायद जो डेविड मार्टिन होता है वो बेहोश हो जाता है या मर जाता है। तो सामने ये देखता है तो उसको कुछ कौवे नज़र आते हैं। तो कौवे से शायद उसके जहन में वही ख्याल आता है जो हाबिल काबिल के दौरान कौवे आए थे, और जो यानी दफनाने का ख्याल इसके जहन में आता है कि अब बॉडी को ठिकाने लगाना हो। तो भाई वो बॉडी को उठा के ठिकाने लगाने के लिए जा रहा होता है,
तो साथ में वो जो कांच के टुकड़े होते हैं जो उसके सर पे मारे गए थे, जो बोतल टूटी थी तो कांच के टुकड़े भी कुछ पड़े हुए थे, तो वो इसमें से एक कांच का टुकड़ा जब वो उसकी बॉडी को घसीटते हुए ले जा रहा होता है वो उसके हाथ पे लग जाता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब जब हाथ जख्मी हो जाता है, उससे खून वगैरह निकल रहा होता है, तो पहले तो वो कांच का टुकड़ा निकालता है और फिर पट्टी करने के लिए वो क्या करता है कि डेविड मार्टिन की ही आस्तीन को फाड़ता है और उसे अपने हाथ पे बांध लेता है ताकि खून रुके। फिर जो है वो उसकी लाश को उठा के फेंकता है ऐसी जगह पे कि जहाँ पे वो दफना सके। ओवरऑल कच्ची जगह ही होती है तो गड्ढे में फेंकने की कोशिश करता है और साथ में फिर वो उसको दफनाने की कोशिश करता है। अच्छा, जहाँ वो उसको दफना रहा होता है वहाँ पर्पल फूल बहुत सारे होते हैं, मेरे ख्याल में लेवेंडर का फूल है ये शायद, तो पर्पल फूल बहुत सारे होते हैं, उस जगह पे ये उसको दफनाता है। तो जब लाश ये ठिकाने लगा चुका होता है, इस दौरान रात भी हो जाती है, फिर उसकी गाड़ी खोल के देखता है तो गाड़ी में उसका सामान जब चेक करता है तो उसको एक फोल्डर मिलता है जिसमें बेसिकली डेविड मार्टिन की आप कह लें एक सर्टिफिकेट या एक डिग्री होती है मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट की, यानी प्रीस्ट की, आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि एक सर्टिफिकेट होता है उसका। उसके बाद वो एक लेटर देखता है, लेटर डेविड मार्टिन के नाम का होता है और उसमें दो तस्वीर होती है, एक चर्च की होती है और एक बंदी की होती है, जिससे तो ये समझ में आता है कि चर्च वही है बीवेल का जहाँ वो जा रहा था और शायद उसको इस बंदी से कांटेक्ट करना था जिसका नाम सीलिया है और साथ में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। और उसके साथ एक और जो है चर्च का लेटर भी होता है जो कि उसको अपॉइंट किया जा रहा होता है मिनिस्टर ऑफ चर्च या सिंपल अल्फाज में उस चर्च का प्रीस्ट, तो उसका लेटर भी उसको वो देख लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, दायर उसके कपड़े जो है गंदे हो चुके होते हैं तो वो अपने कपड़े चेंज करता है, टी शर्ट और जीन्स उतार के जो डेविड मार्टिन के कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं। अब तो भाई एक तरीके से उसने डेविड मार्टिन का रूप धार लिया है और गाड़ी स्टार्ट करता है और चल पड़ता है उसी एड्रेस पे जो कि उसने लेटर में देखा था, यानी बेविल टेक्सास। तो गाड़ी स्टार्ट करके वो जा रहा था, बेविल पहुंच जाता है और बेविल पे एक बच्चा उसको नजर आता है। बच्चे से वो पूछता है कि चर्च किधर है, तो बच्चा उसको इशारा करके बता देता है कि इस तरफ जाओगे तुम लेफ्ट की तरफ तो तुम्हें चर्च मिल जाएगा। तो वो जो ड्राइव करता है और बिला आखिर वो चर्च ढूंढ लेता है और चर्च के पास अपनी गाड़ी बंद करता है और साथ में बाइबल उठाता है। ठीक है, वो बंदा जो कत्ल करके आया गुनाहगार शख्स है, अब इसने दायरे अपने आप को प्रीस्ट शो करना है तो उसने बाइबल भी हाथ में ली है और फिर सीलिया के गेट पे ये नॉक करता है। सीलिया बाहर निकलते उसको बताता है कि मैं डेविड मार्टिन हूँ और मुझे अपॉइंट किया गया है यहाँ पे चर्च पे। उस सीलिया को भी सारी शायद कहानी पता होती है, सीलिया इसको अपने घर में बुला लेती है और इसका रूम इसको दिखाती है। तो ये रूम पे जाता है, साथ में सीलिया बोलती है कि तुम्हारा कोई सामान सूटकेस वगैरह नहीं है, तो ये उसको जो है कहता है कि अभी मैं फ़िलहाल बहुत थका हुआ और जो है कल देखेंगे। तो सीलिया उसको बताती है कि यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत होती है तो तुम्हें अपना सामान जो है ले आना चाहिए, जिस पे वो जो है कहता है कि नहीं मैं अभी बहुत थका हुआ, मुझे सोना है फ़िलहाल, सुबह देखेंगे, और वो सो जाता है। सीलिया भी गेट बंद करके चली जाती है और जो डेविड मार्टिन का रूप जिस बंदे ने धारा हुआ है वो अब सो गए हैं। और नेक्स्ट सुबह जब वो उठता है तो भाई देखता है कि गाड़ी से सारा सामान, गाड़ी की विंडो टूटी हुई और गाड़ी से सारा सामान गायब है, साथ में टायर वायर जो भी गाड़ी की चीज़ें थी वो सब जो है चोरी हो चुकी है, जो कि सीलिया ने उसको पहले ही बताया था। अब जो है सीलिया उसको बताती कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और जो पुलिस का जो एक तरीके से शेरिफ समझ लें, जो हेड होता है टाउन का एक, उसको लोग, वैसे तो उसका नाम मूरे होता है लेकिन लोग उसे चीफ कहते हैं, तो उसको वो कहती है तुम्हें चीफ के पास जाना चाहिए, वो शायद तुम्हारी मदद करें। तो जाता है चीफ से मिलने, चीफ से पूछता है कि भाई यहाँ पे 3 पुलिस वाले होते हैं, तो पूछता है चीफ कौन है, तो वो बताता है कि मैं हूँ चीफ, और साथ में उसको लेके जाता है अपने ऑफिस में। वहाँ वो बताता है कि भाई मैं रात को आया था और मेरी गाड़ी से सारा सामान चोरी हो गया। तो वो जो एक FIR टाइप हमारे यहाँ भी होती है उसको, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लिखना शुरू कर देता है और जो है साथ में इससे कुछ सवालात भी करता है कि तुम कहाँ से आ रहे थे और क्या हो रहा था। तो वो पूरी वही कहानी जो डेविड मार्टिन ने इसको बताई होती है वो इस पुलिस वाले को, चीफ को, वो बता देता है। तो सारी कहानी बात है वो उस दौरान पूछता है कि अच्छा तुमने यहाँ आते हुए किस किस से मुलाकात की। तो एक तो बताता है सीलिया, फिर बोलते हैं आते हुए मुझे 12 जो एक छोटा सा बच्चा नज़र आया था। तो पुलिस वाला पूछता है कि 12 साल का मैक्सिकन बच्चा तुम्हें नज़र आया होगा। तो उसने बोला कि हाँ। तो उसने बोला कि मैं समझ गया, फिर तुम्हारा जो है सामान किसने चुराया है, वो और उसका बड़ा भाई ये इस तरह की छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, तो मेरा शक यही है कि उन्होंने ही चोरी किया हो तुम्हारा सामान। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं और साथ में जो है वो इसकी नज़र पड़ती है प्रीस्ट की
जो चीफ बैठा होता है उसके पीछे ही वांटेड का बोर्ड लगा हुआ होता है, जहाँ पे सारे इश्तिहारी मुल्ज़िम जो हैं उनकी तस्वीर और इन्फॉर्मेशन लगी होती है। वहाँ पे वो देख लेता है कि उसकी भी तस्वीर लगी हुई है, उसका भी वांटेड का पोस्टर लगा हुआ है। उसी दौरान भाई ऑफिस में फ़ोन बजता है जिसको कोई उठा नहीं रहा होता। तो जो चीफ जो है फ़ोन सुनने जाता है, जब तक जो है ये जो डेविड मार्टिन का रूप जिस बंदे ने धारा हुआ है वो उठता है और जाके उस पोस्टर को निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। ठीक है, अब जो है दिखाया गया है जो चोरी की गई है दोनों भाइयों ने मिलकर की है, और दोनों भाई सामान टटोल लें जिसमें से उनको कोई काम का सामान नहीं निकल रहा, लेकिन एक शर्ट निकलती है जिस पर खून लगा हुआ होता है, और ये बेसिकली उसी बंदे की शर्ट होती है जो टी शर्ट उस बंदे ने पहनी भी होती है। तो उसका बड़ा भाई बताता है कि ये तो खून लग रहा है और किसका खून है, और साथ में जो है शर्ट को हटा देता है। इसके अलावा वो जो है पैंट देखते हैं, पैंट में पर्पल फूल निकलते हैं। जब पर्पल फूल निकलते हैं वो बोलते हैं कि इस तरह के फूल तो कोरी के पास जो पौधे हैं वहाँ के ये फूल हैं, ज़्यादातर वहीं पे मैंने ये फूल देखे हैं, तो शायद जो है ये बंदा वहाँ कोरी के पास आसपास से गुजरा हो और जो है उसकी पैंट में ये फूल आ गए हों। तो भाई सामान इनको कोई ऐसा खास मिलता नहीं है, कोई कीमती सामान तो होता नहीं है। तो फिलहाल ये बस देख के इनको गुस्सा आ रहा होता है कि अब क्या करें, और साथ में ये भी बोलता है अपने भाई छोटे भाई को कि अब हमें इस सामान को ठिकाने लगाना पड़ेगा वरना ये एविडेंस बन जाएगा हमारे खिलाफ। और साथ में दूसरी तरफ भाई जो डेविड मार्टिन का जिस बंदे ने रूप धारा हुआ है वो आता है अपने जो उसने रेंट पे कमरा लिया हुआ है वहाँ पे, और वहाँ के वॉशरूम में जाता है और वॉश बेसिन के अंदर जो एविडेंस होता है उसको जलाना शुरू कर देता है। एविडेंस में वांटेड का पोस्टर है, और आप वांटेड का पोस्टर देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वांटेड क्यों है, यानी ये कत्ल और जलाने के इल्ज़ाम में इसको ढूंढा जा रहा है। सही है, तो इसने जो है होम कत्ल किया है और साथ में जो है घर भी जलाया है, और साथ में वो एड्रेस लिखा हुआ है जो घर इसने जलाया। तो एक चीज़ पता चल गई है कि इसने कत्ल भी किया हुआ है और घर भी जलाया हुआ है, तो ये ठीक ठाक किस्म का क्रिमिनल आदमी है। तो खैर वो सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें उसका पोस्टर होता है, वो स्लीव जो डेविड मार्टिन की वो पट्टी के तौर पे यूज़ कर रहा था वो होती है। इसके अलावा जो डेविड मार्टिन का आईडी कार्ड होता है उसको भी वो जला देता है। नेक्स्ट डे सीलिया उसको चर्च लेके आती है और चर्च दिखाती है, बताती है कि भाई ये बड़ा छोटा सा चर्च है और बहुत दिनों से ये बंद है और मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आएगा भी, क्योंकि कोई काफ़ी दिनों से यहाँ पे नहीं आया, लोगों को ये लगता है कि चर्च बंद है। उस दौरान जो चीफ है पुलिस वाला वो भी आ जाता है और वो बताता है कि हमें शक है कि जो तुम्हारा सामान चुराया है वो वैलेंटीन और पोको उसमें इन्वॉल्व है, यानी वो बंदा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था और उसका छोटा भाई पोको, वो जो है इन्वॉल्व है तुम्हारी चोरी में, उन्होंने सामान चुराया और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और फिलहाल वो हमें भी घर पे नहीं मिले हैं। और साथ में ये भी बताता है कि वैलेंटीन और पोको सीलिया के कज़न हैं। ठीक है, ये आपके लिए सीलिया के भाई हैं और पड़ोस में ही रहते हैं। तो फिलहाल भाई ये बात सुनता है और फिर क्या करते हैं, अब उसे अपना सरमन देना होता है, जाहिर सी बात है वो प्रीस्ट है, तो प्रीस्ट बन के उसने अपना पहला सरमन देना होता है, तो वो प्रीस्ट का रूप धार के और जो है प्रीस्ट की डाइस में खड़ा हो जाता है और लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। अब समझ रहा होता है कि लोग जो है इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन भाई क्योंकि चर्च काफ़ी दिनों के बाद खुला होता है तो लोग आ जाते हैं ठीक ठाक। वो समझ रहा होता है कोई नहीं आएंगे, लेकिन इतने लोग आ जाते हैं जो उसकी परेशानी बढ़ा सकें। खैर फिलहाल जो है ये अपना इंट्रोडक्शन देता है, या कह लें कि बुक ऑफ टिमोथी उसका चैप्टर 1 पढ़ता है, जिसमें ये कहता है कि मैं एक सिनर हूँ और ख़ुदा ने मुझ पर बहुत करम किया है कि उसने मुझे चूज़ किया कि मैं मुझ पर अपनी रहमत की कि मैं लोगों को खुदा की बातें बताऊँ। तो जो वो अपना ये बातें करता है तो इससे जो है लोगों पे इम्प्रेशन बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी होती है। यानी पहला इम्प्रेशन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बैठा देता है रिलीजियस पीपल के ऊपर, जो ज़्यादातर बूढ़े लोग होते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से कहता है कि मैं एक गुनाहगार हूँ और खुदा ने मुझ पर करम किया है और मैं जो है लोगों को अब जो है बुराई से बचाऊँगा और नेक राह दिखाऊँगा। दूसरी तरफ भाई वैलेंटीन जो है ये एविडेंस को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि कोई काम की चीज़ तो मिली नहीं है। तो सबसे पहले जिसको एक तस्वीर मिलती है, तस्वीर बेसिकली डेविड मार्टिन की होती है और मोस्ट प्रोबेबली ये उसकी लवर ही है, जो कि दूसरी वुमेन है जो कि मैरिड है। तो फिलहाल वो उस तस्वीर को जला देता है, यानी कि ये एक बहुत काम का सबूत होता है जिसे वो जला देता है। और इसी जलाने के दौरान जब वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है एविडेंस को, पुलिस वहाँ आ जाती है और
वैलेंटीन को पकड़ लेती है। नेक्स्ट डे जो है शेरिफ चीफ आता है इसके पास, जो अब से मैं इनका नाम प्रीस्ट ही लूँगा भाई। जो ये बंदा प्रीस्ट के पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारे, ये बेसिकली प्रीस्ट का एक वार्डरोब होता है जो कि प्रीस्ट पहनते हैं गाउन जब वो सरमन वगैरह दे रहे होते हैं। तो वो कहता है हाँ, और उसको बोलता है कि अच्छा चलो ऑफिस चलो, मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ जिसने तुम्हारी गाड़ी में से सामान निकाला और चोरी की। तो सामने लेके आता है प्रीस्ट को, और प्रीस्ट को दिखाते हैं कि ये है भाई, सामने वैलेंटाइन बैठा हुआ था हथकड़ियों में। उसके बाद जो है चीफ जो है वैलेंटाइन के पास वो टी शर्ट लेके आता है जिसपे ब्लड लगा हुआ होता है, और वैलेंटाइन से पूछता है कि ये टी शर्ट किसकी है। तो वैलेंटाइन उस टी शर्ट को देखता है और कहता है कि इस टी शर्ट का तुम जो है इसी प्रीस्ट से पूछो, क्योंकि ये इसका सामान था और हमें इसके सामान से मिली थी। इस पर पुलिस वाला कहता है कि भाई ये तो प्रीस्ट है, शरीफ सा आदमी है, ज़रूर तुमने किसी आदमी को लूटने की कोशिश की होगी और उसे जो है मारा होगा, और उसका ये खून है, और पता नहीं अब वो आदमी ज़िंदा भी होगा या नहीं होगा। तो खैर मैं ये सारे मामलात ढूंढ निकालूंगा कि, और तुम्हारा जो भी गुनाह है वो भी तुमसे मैं कबूल करवा लूँगा। ये सारी बातें बोलता है और उसके बाद वो जाने लगता है। वो जब जा रहा होता है तो वो प्रीस्ट को आवाज़ देता है, चीफ वहाँ से जा चुका है, और प्रीस्ट को कहता है कि हमें बहुत सारे पर्पल फ्लावर भी मिले थे तुम्हारे सामान में से, और वो पर्पल फ्लावर मेरे ख्याल में द कोरी के ही थे, जहाँ पे जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोरी उस जगह को कहते हैं जहाँ पे पहाड़ को बजरी बनाया जाता है, और उसी जगह पे इसने उस बंदे को भी मारा होता है। तो भाई आगे जो भी अपने ऑफिस में जाता है चीफ, तो देखता है कि भाई जो एक पोस्टर लगा हुआ था वो शायद फटा हुआ है, क्योंकि थंबप्रिंट लगी हुई होती है और एक पेपर का टुकड़ा जो है उसके साथ जुड़ा होता है, जिससे जो है चीफ को ये लगता है कि किसी ने यहाँ से उसका पोस्टर फाड़ा है। और उसका शक जो है थोड़ा बहुत जो है प्रीस्ट के ऊपर ही जाता है, क्योंकि प्रीस्ट ही इस जगह पे आया था, उसके अलावा कोई नहीं आया था, क्योंकि बहुत छोटा सा टाउन है ये, और ज़्यादातर लोग जो है पुलिस स्टेशन नहीं आते। उसके बाद भाई जो हमारे प्रीस्ट साहब हैं ये अपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के सरमन दे रहे होते हैं और काफ़ी जो है लोगों पे मशहूर हो रहे होते हैं। तो एक जो है खातून आती हैं इनके पास और वो कहती हैं कि भाई मुझे आप बैप्टाइज़ कर दें। बैप्टाइजिंग की एक रस्म होती है जिसमें एक डुबकी लगाई जाती है, जिससे कहा जाता है कि जो पिछले गुनाह हैं वो सारे जो है माफ़ हो जाते हैं और रीबर्थ होती है बंदे की। तो खैर जो है ये एग्री कर जाते हैं कि हाँ मैं चलो बैप्टाइज़ कर दूंगा। नहीं, अब ये बाइबल तो पढ़ा ही रहते हैं, साथ में ये बैप्टिज़म भी करेंगे, जो कि बहुत ही जो नोबल पर्सन होता है या जो नोबल प्रीस्ट होता है वो ये काम करता है। हर प्रीस्ट ये काम नहीं करता बैप्टिज़म का। उसके बाद भाई जो वैलेंटीन साहब है उनकी जो जेल में ठीक ठाक किस्म की जो है ठुकाई होती है, जिसपे फिर वो जो है इतना बता पाता है कि तुम जो है कोरी जाओ, और कोरी जाके जो है तुम्हें पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो भाई जो पुलिस वाले नेक्स्ट डे वो कोरी जाते हैं, और कोरी जाते हैं तो वो लाश का पता लगा लेते हैं और उन्हें लाश मिल जाती है। वो बताता है क्योंकि वैलेंटाइन ने बताया हुआ होता है तुम कोरी जानो, जहाँ पे पर्पल फ्लावर्स हैं वहाँ पे तुम जाके देखना, तो तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब मिल जाएगा। और चीफ भाई देखता है बॉडी को, तो बॉडी की हालत बहुत ख़राब होती है, तकरीबन फेस वगैरह तो किसी जानवर ने खा लिया होता है। लेकिन वो एक चीज़ नोट करता है कि जो स्लीव है एक हाथ की वो फटी हुई होती है। तो ये चीफ ने दो बातें नोट कर ली हैं। एक तो ये कि जो वांटेड का बोर्ड है वहाँ से एक पोस्टर गायब है, और वहाँ पे सिर्फ जो है उसके अलावा जो प्रीस्ट है वही आया था उसके ऑफिस में। दूसरा ये कि जो लाश मिली है उसकी स्लीव फटी हुई है। अच्छा भाई, दूसरी तरफ जो हमारे प्रीस्ट साहब हैं ये काफ़ी मशहूर हो गए और बैप्टिज़म भी करा रहे हैं, और जितने भी रिलीजियस लोग हैं उनमें काफ़ी मशहूर हैं। काफ़ी अरसे से चर्च बंद था, इन्होंने चर्च खोला, इन्होंने बाइबल पढ़ाई, और साथ में अब ये लोगों को बैप्टाइज भी करने लगे, यानी उनके गुनाहों से आज़ादी देने लग गए। तो ये काफ़ी मशहूर हो गए हैं, और हालांकि एक क्रिमिनल बंदा है लेकिन इसको जो लोग हैं काफ़ी इसको सपोर्ट मिल रही है, और इसके रिलीजियस फॉलोअर्स भी उस टाउन में बढ़ने लग गए। दूसरी तरफ जो है ये जेल में आता है चीफ और बताता है वैलेंटीन को कि भाई हमने बॉडी निकाल ली और अब तुम पे जो है कत्ल का मुकदमा होगा, और तुम्हें जो है कातिल मैं साबित करूँगा, तुम्हें फांसी हो सकती है। जिस पे जो है वैलेंटीन जो है अपने छोटे भाई की कसम खाता है और कहता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया है। तो उस पर चीफ पूछता है किसने किया है, तो वो बोलता है कि उसी प्रीस्ट ने किया है, और तुम मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में तुम्हें सच्चाई नज़र आएगी, जबकि प्रीस्ट की आंखों में तुम्हें सच्चाई नज़र नहीं आएगी, वो आंखें चुराएगा। ये बात बेसिकली चीफ पे असर करती है कि वो पहले दिन से देख रहा था कि चीफ जो है पहले दिन से देख रहा था कि जो प्रीस्ट जो है वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट किस्म का आदमी उसको लग रहा था। जर्नली जो प्रीस्ट होते हैं उन जैसा नहीं लग रहा था।
उसके बाद भाई जो है प्रीस्ट अपना सरमन दे रहा होता है। उस दौरान लोग उससे कहते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि भाई जो बंदा जिसकी लाश मिली है कोरी के पास से, उसके हवाले से तुम जो है उसकी मग़फ़िरत की और बख्शिश की दुआ करो। तो प्रीस्ट होता है ज़ाहिर है, तो अब इसको मजबूरी में दुआ करनी पड़ती है। और जब ये दुआ कर रहा होता है तो मुसलसल इसके जो जहन में बार बार डेविड मार्टिन की शक्ल घूम रही होती है। और अब ये जो है परेशान हो रहा होता है क्योंकि इसने डेविड मार्टिन का कत्ल भी किया, और उसके चक्कर में जो दो भाई हैं बेकसूर, वैलेंटीन और पोको, पोको तो छोटा भी है 12 साल का, उन दोनों को पकड़ लिया गया और शुबह यही है कि शायद उनको फांसी दे दी। उसके बाद जब ये अपना सरमन ख़त्म करता है तो चीफ इसके पास आता है और कहता है कि भाई जो बॉडी मिली है उसको एक प्रॉपर बरियल हमें देना चाहिए, और उसके लिए ये प्रीस्ट के पास आता है और कहता है कि भाई उसको हम प्रॉपर बरियल देना चाहते हैं, तो तुम जो है आओ और जो रस्मी तरीक़ेकार होता है उस तरीके से उसकी तदफीन करो। तो नेक्स्ट डे ये पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे तदफीन करनी होती है बॉडी की, और पुलिस वाला उसको कहता है कि मेरा बाप भी जो है, चीफ जो होता है वो कहता है कि मेरा बाप भी पुलिस वाला था, और वो कहता था कि अगर तुम्हें कातिल को ढूंढना हो तो उसके फ्यूनरल में जाओ, क्योंकि फ्यूनरल में कोई भी ऐसा बंदा आया हुआ जो वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए, वही असल कातिल है, और फ्यूनरल में बड़ा आसानी से आप जो है कातिल को पकड़ सकते हो। लेकिन यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ तो सिर्फ दो ही लोग मौजूद हैं, एक मैं हूँ और तुम हो, तो हम दोनों में से कातिल कौन है। और इस तरीके से एक छोटा सा मजाक करता है जिससे जो है प्रीस्ट सीरियस नहीं लेता और बाइबल खोल के कुछ वर्ड्स पढ़ता है और डेविड मार्टिन की बॉडी के ऊपर या जो उसका ताबूत होता है मिट्टी डालता है और वहाँ से फिर चलता बनता है। ठीक है, तो तदफीन हो चुकी है डेविड मार्टिन की, और साथ में जो वैलेंटीन है वो बड़ा परेशान है, और वैलेंटीन के बाद पास एक पब्लिक डिफेंडर आया है और वो उसको कहता है कि देखो भाई, अगर तुम जो है कबूल कर लो अपने गुनाह को तो शायद तुम्हारी सज़ा में कमी आ जाए, ख़ास तौर पे कि मैं तुम्हें तो ना बचा पाऊँ अगर तुम गुनाह कबूल करो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई बच जाए अगर तुम जो है इस गुनाह का सारा सर अपने ऊपर ले लो कि तुमने ये कत्ल अकेले किया और इस कत्ल से तुम्हारे छोटे भाई का कोई ताल्लुक नहीं। तो बेचारा वैलेंटीन यही करता है कि वो खुद तो अब बच नहीं सकता क्योंकि वो फंस गया है, तो वो जो है अपने छोटे भाई को बचाने के लिए गुनाह को कबूल कर लेता है और कन्फेस कर लेता है। चीफ आता है प्रीस्ट के पास और प्रीस्ट को बताता है कि भाई जो वैलेंटीन है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिस पे जो है प्रीस्ट परेशान होता है और बोलता है कि भाई उसने अपना गुनाह क्यों कबूल कर लिया। तो वो कहता है इसलिए क्योंकि जो गुनाह का बोझ होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, और तुम तो खुद ही प्रीस्ट हो, तुम तो लोगों को वैसे ही कन्फेस कराते रहते हो, तुम्हें तो पता है कि कन्फेस करके बंदा कितना रिलैक्स हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपने छोटे भाई को बचा सकता था तो उसने वही किया कि उसने अपनी भाई की ज़िंदगी बचा ली। और साथ में जो है वो जब वो हालत देखता है प्रीस्ट की, जो कि बहुत बुरी हालत है, बीमार सा लग रहा है, वो ये भी पूछता है कि तुम जो है इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट क्यों नज़र आ रहे हो या परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। तो प्रीस्ट खैर टाल मटोल करके उसको कह देता है कि बस मेरी थोड़ी सी जो है तबीयत है वो सही नहीं लग रही है, शायद जो मैंने ज़्यादा काम किया है चर्च के लिए, शायद इस वजह से। अब जो है उसने प्रीस्ट जो है वाकई में बहुत बीमार हो रहा है, और वो बीमारी का रीज़न वो गिल्ट है कि उसकी वजह से अब जो एक जो गुनाहगार नहीं है, जो कि इस मामले में मासूम है कत्ल के इल्ज़ाम में, उसको फजूल में फांसी हो जाएगी और वो मर जाएगा, और हालांकि उसने कत्ल किया नहीं। तो अब इसके ऊपर डेविड मार्टिन का ही कत्ल नहीं, इसके सर पे एक जो शरीफ तो नहीं था, वो खैर चोरी चकारी करता था लेकिन वो कत्ल नहीं करता था, तो उसको इसके जुर्म की सज़ा मिलेगी। और प्लस क्योंकि अब ये बाइबल भी पढ़ रहा था तो बाइबल का भी असर हो रहा था, दूसरा बैप्टाइज भी कराने लग गया था, तो बाइबल का भी जो असर था वो इसके ऊपर हो रहा था। फिर लोग इसको काफ़ी अच्छे नज़र से देखने लग गए थे, लोग इसको गुनाहगार नहीं समझते थे बल्कि लोग इसको कोई खुदा का अपॉइंटेड हुआ बंदा समझते थे और अपनी निजात का ज़रिया इसको समझ रहे थे। तो ये बड़ा मसला होता है कि आप अंदर से बुरे और लोग आपको बड़ा अच्छा समझ रहे हो, तो ये गिल्ट जो है इसको बड़ा सता रहा होता है, और बार बार जो है इसके जहन में चाहे सोते जागते इसको सिर्फ डेविड मार्टिन ही नज़र आ रहा होता है, जिससे इसको नींद भी नहीं आ रही होती और ये काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तो ये काफ़ी परेशान होता है तो चले जाता है वैलेंटीन से मिलने। वैलेंटीन जब इसको देखता है तो थोड़ा सा गुस्सा करता है, उसके बाद ये वैलेंटीन से पूछता है कि तुमने जो है क्यों कन्फेस किया। तो जिस पे वैलेंटीन कहता है क्योंकि मैं अपने छोटे भाई की जान बचाना चाहता था, इसलिए, क्योंकि मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन आगे जो है
मेरे छोटे भाई के लिए ज़िंदगी है और वो नए सिरे से ज़िंदगी गुजारे। और उसको पुलिस वालों ने रिलीज़ भी कर दिया होता है, छोड़ दिया होता है इसके कन्फेस करने के बाद। तो वो उसको कहता भी है कि वो तुम्हें हैंग कर देंगे, तो तुमने ऐसा क्यों कहा, हालांकि मैं जानता हूँ तुमने कत्ल नहीं किया। तो वो बोलता है कि जो तो अगर तुम जानते हो कि मैंने कत्ल नहीं किया तो तुम क्यों नहीं कह देते तुम, और तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। तो उस पर बस वो ये कुछ कह नहीं पाता और कहता है कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। जिसपे जो है वैलेंटीन को गुस्सा आता है कि तुम कोई प्रीस्ट व्रीस्ट नहीं हो, ढोंगी हो, और उठा के जो खाना होता है वो उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन वो फिर भी जो है वो दुआ वगैरह कराने लगता है, जिसपे जो है वैलेंटीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम कातिल हो और जो है तुम्हारी गुनाह की सज़ा मैं भुगतूंगा, लेकिन जो है मैं तुमसे लाजमी हेल में मिलूंगा, दोज़ख में, और जो है जहन्नम में जो है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उस दौरान पुलिस वाला आ जाता है और जो है वहाँ से प्रीस्ट को ले जाता है। और जो है ये जो है काफ़ी गुस्से में होता है कि ये जो आदमी है ये असल में प्रीस्ट नहीं है और कोई जो है अल्लाह की तरफ से आया हुआ बंदा नहीं है, जो लोग इसको समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा टाउन इसको समझ रहा होता है कि कोई बहुत ही रिलीजियस किस्म का बंदा है। तो ये काफ़ी गुस्से में आता है कि एक तो उसने कत्ल किया नहीं है और इसको फांसी दे दी जाएगी। तो अब उसके पास लेकिन कोई जो है बचने का तरीका भी नहीं होता। उसी दौरान ये सोच रहा होता है तो उसको एक चम्मच नज़र आता है जो खाने के साथ उसको मिलता है। चम्मच को ज़रा गौर से देखता है और उसका जो साइड देखता है तो उसको नज़र आता है थोड़ा सा वो नुकीला होता है, और अगर इसको थोड़ा सा और इस चम्मच पे काम किया जाए तो ये कोई वेपन बन सकता है। तो फिलहाल नेक्स्ट डे अब कोर्ट में पेश होना होता है। कोर्ट में वो जो है वो पहले ही कन्फेस कर चुका है और बाकी सारी कहानी होनी होती है। तो कोर्ट में सबसे पहला गवाह, क्योंकि सारी कहानी स्टार्ट यहीं से हुई थी, एक चोरी से, और चोरी जो हुई थी वो प्रीस्ट की गाड़ी से ही हुई थी। तो सबसे पहले प्रीस्ट को बुलाया जाता है और प्रीस्ट से कहा जाता है कि बाइबल पे हाथ रख के कसम खाओ, जो तरीक़ेकार होता है कि सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर आप थोड़ा, और मज़े की बात यह है कि जो ये सारी कार्रवाई हो रही होती है ये उसी चर्च में हो रही होती है, क्योंकि कोर्ट रूम के लिए कोई अलग जगह नहीं होती, क्योंकि छोटा सा टाउन होता है और इस टाउन में अगर कोई कोर्ट का केस आता है तो वो सारे मामला भी चर्च में ही होते थे। तो आप अपने जहन में अगर बैठाएं बहैसियत मुसलमान के, आपने कुरान पे हाथ रखा और मस्जिद में मौजूद हो और उस दौरान खुदा न खास्ता आप झूठ बोल रहे हो तो दिल की क्या कैफियत होगी, चाहे जितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। तो इसी तरीके से भाई ये कुछ भी है, थोड़ा बहुत तो क्रिश्चियन होता है और बाइबल भी इसने पढ़ ली होती है, लोग इसे अच्छा समझ आता है। अब एक हाथ इसका बाइबल के ऊपर है और ये मौजूद है चर्च में। अब जो है ये झूठी कसम खाएगा या नहीं खाएगा, या सच बताएगा या नहीं बताएगा। तो अब इसके अंदर जो है बड़ी कशमकश चल रही होती है, इसके गिल्ट की भी, और प्लस इसने अपने आप को बचाना भी होता है। तो ये जो है इसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, जिस पे जो है जज बोलता भी है कि अगर तुम्हें रिलैक्स चाहिए तो तुम जो है, लेकिन इससे फिर शक बढ़ जाता। चीफ वैसे ही अब इस पर शक करने लग गया था। वैलेंटीन इसको थोड़ी उम्मीद बड़ी नज़र से देख रहा होता है कि शायद जो प्रीस्ट साहब हैं वो सच बोल दें, लेकिन जो प्रीस्ट साहब हैं वो जैसे तैसे करके झूठी कसम खा लेते हैं और झूठी बात बता देते हैं कि मैं डेविड मार्टिन हूँ और मैं यहाँ का प्रीस्ट हूँ। बस जब वो ये सुनता है वैलेंटीन तो पोपो को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाना, और ये कह के वो अपने पाँव में से जूते में उसने वही स्पून छुपाया हुआ होता है जिससे उसने एक थोड़ा वेपन टाइप या नाइफ टाइप बना लिया होता है घिस के या उससे मेहनत करके, और उठा के वो मार देता है पुलिस वाले के पेट में। जिससे होता यह है कि वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और पुलिस वाले को मार के वो वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे जो है चीफ भी भाग रहा होता है और सारे लोग भाग रहे होते हैं। और अब जो है बेचारा जो प्रीस्ट है, बेचारा तो नहीं, खैर सारे कार्रवाई यही सब कर रहे थे, ये जो है काफ़ी मायूस को नज़र से देख रहा होता है सारे मामले को, क्योंकि सारा जो कुछ भी हो रहा होता है वो इसी की वजह से हो रहा होता है। और एक बंदा जिसने कत्ल किया नहीं उसके पीछे सारे लोग भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, पुलिस वाले। तो चीफ जो है उसको ऊपर गन तान देता है और कहता है कि भागो नहीं वरना मैं गोली चला दूंगा, लेकिन वैलेंटीन सुनता नहीं, भाग रहा होता और बिल्ला आखिर चीफ जो है वो गोली चला देता है। गोली की आवाज़ अब प्रीस्ट के कान में जैसे ही जाती है तो समझे गोली तो असल में चीफ ने चलाई होती है वैलेंटीन पे, लेकिन वो जाके लगी होती है प्रीस्ट के दिल में। और अब जो है वो बड़ा जो है टूट सा गया होता है कि ये सारा माजरा क्या हो गया है। और फिर उसके जहन में डेविड मार्टिन की एक शक्ल आती है और डेविड मार्टिन यही कहता है कि तुमने तो मुझे भी मारा और साथ में तुमने उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, वैलेंटीन की, जिसने भी ज़िंदगी देखी भी नहीं थी। तो खैर वो गोली चलती है, लेकिन वैलेंटीन को गोली लग भी चुकी है, लेकिन जो है वैलेंटीन वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है और जंगलों में कहीं छुप गया है, जिस पे जो है
चीफ अपने पुलिस वाले को बुलाता है और बोलता है कि हमें जंगल में वैलेंटीन को ढूंढने के बजाय उसके छोटे भाई को ढूंढना चाहिए, जो कि ज़्यादा आसान काम है, और वो अपने छोटे भाई को लेने ज़रूर आए। तो जब वो अपने छोटे भाई को लेने आएगा तो हम जो है वैलेंटीन को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ प्रीस्ट को दिखाया गया, अब उन्होंने जो अपना गाउन है वो उतार दिया, यानी उन्होंने जो अपनी जो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि अब जो वो प्रीस्ट, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब वो इस झूठ के साथ प्रीस्ट बने रहे, तो वो अपना गाउन उतार के चर्च से निकल गए। अब वो किधर गए ये नहीं पता। अगली सुबह हो गई है, अब जो चीफ है उसको ना पोको मिल रहा है जो छोटा भाई था वैलेंटीन का, ना वैलेंटीन मिल पाया, तो वो आता है सीलिया के घर पे। सीलिया के घर पे सीलिया ही मौजूद नहीं होती और प्रीस्ट भी मौजूद नहीं होता। ये पूरी रात का जागा होता है, थका हुआ होता है, नींद से इसकी आंखें जो है बंद हो रही होती हैं। तो ये क्या करता है, ये वॉशरूम जाता है ताकि थोड़ा सा पानी वगैरह फेस पे मारे और थोड़ा सा जो नींद को है उसको भगाए। तो जैसे ही ये वॉश बेसन का टैप खोल रहा होता है, इसकी नज़र पड़ती है बेसन के सिंक में पड़े हुए बटन पे, और वो बेसिकली जो एविडेंस जलाया होता है, आपको याद होगा उसमें जो एविडेंस में स्लीव भी थी, तो वो होता है बेसिकली स्लीव का बटन, और साथ में स्लीव का टुकड़ा भी लगा हुआ होता है। तो अब जो है चीफ का पहले शक जो है प्रीस्ट के ऊपर था, तो इसके जहन में एक बात आ रही थी कि अगर ये बटन मैच हो जाता है, यानी अगर उसको जो भी बॉडी रिकवर हुई थी ज़ाहिर उसकी शर्ट भी मौजूद होगी, और रिकवर की हुई शर्ट से और का बटन और जो ये डीएम डेविड मार्टिन बटन, ये दोनों मैच अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कातिल प्रीस्ट ही है, वैलेंटीन नहीं है। तो यहाँ पे तो केस तो एक तरीके से चीफ ने सॉल्व कर दिया होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि भाई डेविड मार्टिन कश्ती में है और कश्ती में उसके साथ मौजूद है वैलेंटीन। यानी जब चीफ नहीं गया जंगल में, उस दौरान जंगल में प्रीस्ट चला गया और प्रीस्ट ने डेविड मार्टिन को वैलेंटीन को ढूंढ लिया, और वैलेंटीन बेसिकली जो है ज़ख्मी हालत में वहाँ पे बेहोश हो गया। और जिस तरीके से डेविड मार्टिन ने इसको बचाया था जब ये बेहोश हुआ था और इसको बचाया था, इसी तरीके से अब जो ये प्रीस्ट है ये बचा रहा था वैलेंटीन को। तो इस दौरान जो है वो थोड़ा सा वैलेंटीन को आवाज़ देता है, उसको थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश करता है। वैलेंटीन होश में आ जाता है और वैलेंटीन उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो, मुझे ये बता। तो वो उसको बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक गुनहगार हूँ, और जो है लेकिन बार बार वैलेंटीन उससे पूछता है कि नहीं तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। तो उस पर फिर जो है वो सारी स्टोरी कन्फेस कर देता है वैलेंटीन के सामने और कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और अपनी सारी स्टोरी वो उसको बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उसने अपनी बीवी को पहले पकड़ा था रंगे हाथों अपने आशिक के साथ, जिस पर उसको गुस्सा आ गया था, और उसने बीवी को और आशिक को दोनों को कत्ल कर दिया था और घर को जला दिया था। तो ये बेसिकली इसका पहला क्राइम था कि इसने अपने बीवी को और उसके आशिक को रंगे हाथों पकड़ा और जो है उसको भी दोनों को कत्ल कर दिया और घर जला दिया। और फिर वहाँ से वो भाग रहा था, तो भागने के दौरान जो है ये बेहोश हो गया था। वहाँ पे इसको डेविड मार्टिन मिला। डेविड मार्टिन ने इसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, लेकिन डेविड मार्टिन भी इसको एक थ्रेट लगने लगा कि अगर ये उसके सामने कन्फेस कर दे, और वो बज़िद था डेविड मार्टिन इससे कन्फेस कराने में, तो इसने क्या किया, उसको भी कत्ल कर दिया। और साथ में जो है मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, अपनी बीवी का भी गुनहगार हूँ, उसके आशिक का भी गुनहगार हूँ, डेविड मार्टिन का भी गुनहगार हूँ, और साथ में तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, क्योंकि सारा इल्ज़ाम जो है तुम्हारे ऊपर आ गया और तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो गई। और उसको जो है कहने लगा कि जो है मुझे प्लीज़ जो है तुम माफ़ी दे दो। तो उस पर जो है वैलेंटीन दोबारा जो है अपने पाँव में से जो उसने स्पून छुपाया हुआ होता है वो निकालता है और उठा के इस प्रीस्ट के पेट में मार देता है, और कहता है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो माफ़ करूँ, अब तुम जो है अपनी जो माफ़ी है वो जाके हेल में ही मांगना हो या फिर गॉड से मांगना। और मुसलसल जो है वो उसी से जो स्पून को उसने नाइफ टाइप में कन्वर्ट कर लिया होता है, बार बार उसके पेट पे मारता रहता है, यहाँ तक कि जो प्रीस्ट है वो मर नहीं जाता। क्योंकि जो वैलेंटीन है उसको भी गोली लगी भी होती है और उसका भी खून काफ़ी बह चुका होता है, तो वो भी प्रीस्ट को मारने के बाद खुद भी मर जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों मर चुके होते हैं, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सीलिया जो है पोको को अपने छोटे कज़न को लेके और थोड़ा सा सामान लेके अब दूसरे टाउन की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी, और जो ये बंदा था जिसके गिर्द ये सारी स्टोरी चल रही थी, ये आपको कैसा लगा, और आप क्या कंक्लूड करते हैं इस स्टोरी के बारे में?
मुझे ये लगता है कि जो सारा मसला था, असल में जो कल्प्रिट था वो था जो बंदा दिखाया है जिसको हम प्रीस्ट कह रहे थे, उसका गुस्सा। अगर वो पहली दफ़ा में ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता और कुछ और मामलात कर लेता तो सारे मामलात नहीं बढ़ते। उसने अपनी वाइफ को किसी और के साथ चीट करते हुए देखा, तो अपने साथ चीट करते हुए देखा, किसी आशिक के साथ देखा उसके, तो उस पे जो है उसने उसको भी कत्ल कर दिया गुस्से में। तो यहाँ पे जो है गुस्सा जीत गया था। और सेकंड टाइम फिर क्या किया उसने कि डेविड मार्टिन को उसने क्यों मारा? डेविड मार्टिन को उसने पहला गुनाह छुपाने के लिए मारा। उसके बाद जो है गुनाह छुपाते छुपाते वैलेंटीन भी उस इसके गुनाह के जद में आ गया। तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे ये लगता है कि जो मेन कल्प्रिट है इस स्टोरी का वो एंगर है। आपके ख्याल में क्या चीज़ है? और जो भी ये कहानी थी ये आपको कैसी लगी? और उम्मीद ये मैं यही कर सकता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। मुझे ये कहानी पसंद आई क्योंकि दूसरी स्टोरीज से काफ़ी हट के थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कुछ और आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।